जैसे कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि बारिश हमारे देश में बारिश मौसम मानसूनी बारिश होती है, तो इसका बहुत बड़ा जो असर है वो हमारे सीधा दैनिक जीवन पर पड़ता है। जैसे कि और हम सब लोग जानते हैं कि गौरतलब है कि हाल ही में देश के विभिन्न भागों में बारिश कई कई जगह पे बारिश अच्छे से हो रही है, कई जगह पे बारिश अच्छे से नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और जैसे बाढ़ का ही देखें तो बाढ़ की वजह से लोगों में देश सहित देश के विभिन्न राज्यों में जल जमाव होने के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप 2019 और 20 को उठा के देखें तो इसमें दिल्ली में जो नदी है, ठीक है, गंगा नदी पे बाढ़ आने के कारण दिल्ली के कई सारे इलाकों को खाली करना पड़ा था। और इसकी वजह से लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आ रही कठिनाइयों के साथ साथ अस्पतालों और स्कूलों में भी पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बाढ़ की वजह से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के साथ साथ प्रशासनिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं भाई। जैसे मान के चलिए कि चाहे जैसे जो सेना है, जैसे बाढ़ आती है तो सेना में भी तो इंसान ही होते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई देवता लोग होते हैं या उनमें कोई अलग से शक्तियां होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उनके पास सुविधाएं और उन्हें उन चीजों का विस्तार से ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो उससे थोड़ा सक्षम हैं, अपन से ज्यादा सक्षम हैं वो, जो इन परेशानियों से निपटने के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। जैसे मान के चलिए आप बाढ़ आ गई है तो बाढ़ आने से क्या होता है, कई जगह खंभे टूट जाते हैं, पेड़ पेड़ गिर जाते हैं, तो लाइट की भी समस्या आ जाती है। तो ये भी प्रशासन का ही काम है। और भी जैसे आपका परिवहन का मतलब जो आपके आने जाने में परेशानी होती है, ये सभी समस्याएं आने लगती हैं। आपको बता दें कि देश में कई हिस्सों में सूखे एवं बाढ़ की समस्या के निदान के लिए पानी के संरक्षण एवं उपाय दोनों की जरूरत है। इसलिए हम आज सबसे पहले जानते हैं कि वर्षा होती कैसे है, पृथ्वी पर जल आता कैसे है, पृथ्वी और बादल कैसे बनते हैं, सबके बारे में इस जल चक्र से हम जानेंगे। तो जल चक्र में सबसे पहले ये आपका हो गया जल चक्र। जल चक्र में अब थोड़ा एक मिनट, जैसे आप यहाँ इसे देखें, ये हो गया अपना जल चक्र। अब पहले हम देखेंगे कि पानी आता कैसे है। बादल बनना हम बाद में देखेंगे, पहले क्या क्या करेंगे, पहले हम पानी आता कैसे है। तो आपको आता तो पता है कि कहाँ से आता है, बारिश के द्वारा ही बादलों से पानी कहाँ से आता है, बारिश के द्वारा ही बादलों में पानी, सॉरी, बारिश के द्वारा ही पृथ्वी पर पानी एक मुख्य स्रोत पृथ्वी का पानी के लिए बारिश ही है। क्योंकि बारिश नहीं होगी तो भूमिगत जल का स्तर नीचे गिर जाएगा, नदियां सूखने लगेगी। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, जैसे प्रकाश के लिए सूर्य का एक मुख्य स्रोत है, ऐसे ही पृथ्वी पर जल का एक मुख्य स्रोत क्या है, बारिश ही एक मुख्य स्रोत है। जैसे अब बारिश कैसे होती है, इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखें तो ये आपको ये बहुत आपको इस वाले चित्र में दिख रहा होगा, वाष्पीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसी के द्वारा ही पूरा आप वाष्पीकरण को ही समझ लें। तो वाष्पीकरण ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके बारे में आप अगर वाष्पीकरण नहीं होगा तो बारिश का होना असंभव है, बारिश हो ही नहीं सकती है। इसलिए इस शब्द को आप विशेष करके गौर करें कि वाष्पीकरण आप सब लोग ने नॉर्मली सबने देखा होगा, सब लोग जानते भी हैं कि वाष्पीकरण का मतलब होता है बाष्प, या इसे वाष्पीकरण ही बोलते हैं, बाष्प भाप भी बोलते हैं अपने। जैसे मान के चलिए आपने कुछ भी घर में खाना वगैरह पकाते हैं तो उसमें से जो भाप निकलती है उसी को भाप भी बोल देते हैं। अगर छोटे लेवल में उठती है तो उसे भाप बोलते हैं, ठीक है। और वही अगर बड़ी जगह या बड़ी मात्रा में उठती है तो उसे बाष्प या बाष्पोत्सर्जन भी बोल देते हैं। जैसे अब बाष्पोत्सर्जन कहाँ कहाँ से हो सकता है, आप देखें जो समुद्री जल है,
क्या है, तो समुद्री जल है, इसके द्वारा भी क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन, मतलब इस जो प्रमुख रूप से जो बाष्पीकरण होता है, जो पानी हवाओं के द्वारा लाए बादलों के लिए ले जाया जाता है, वो अधिकतर कहाँ से, हमारे समुद्रों का ही एक बहुत बड़ा अंश, लगभग 50% से भी ज्यादा कहाँ से जाता है अपने बादलों में पानी, समुद्रों से ही पानी बाष्पीकरण के द्वारा या बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बादलों में पहुंचता है। फिर आता है आपका नदियों के द्वारा भी, ये आपका जैसे मान के चलिए ये आपकी नदी है, मान के नहीं चल रहा है, आपको देखना है, ये आपकी नदी है, तो नदी के द्वारा नदी में पानी बह रहा है, गर्मियों के दिनों में या ठंडियों के दिनों में जब धूप निकलती है तो इसका भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, बाष्पीकरण होने लगता है। आप यहाँ पे देखें सबसे ऊपर हिम और बर्फ का संचित करना, जो तो गर्मियों के दिनों में बर्फ भी पिघलने लगती है, तो इस ये भी क्या हो जाती है, भाप बन के धीरे धीरे बाष्पीकरण के बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके ये भी कहाँ पे जाने लगती है, बादलों में जाने लगती है। और इस कई और भी जैसे मान के चले, जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, आगे हम देखेंगे उसी एक चित्र में कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं उनमें वो जल को क्या करती हैं, सोखती हैं, और पेड़ की पत्तियों के द्वारा जब पेड़ अपना खाना बनाने का कार्य पूरा करता है, या हवाएं जब पेड़ की पत्तियों से टकराती हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत बाष्पोत्सर्जन या बाष्पीकरण क्रिया संभव हो जाती है। और तालाबों, नहरों, ठीक है, इन सब जगह से भी क्या होता है, पानी का बाष्पीकरण क्रिया संपन्न होती है। और ये फिर आपका ये तो हो गया बादलों में पानी का पहुंचना, बाष्पीकरण के द्वारा पानी बादलों तक पहुंचता है। आप कई वीडियो आपकी यूट्यूब वगैरह पर देखने को मिल जाएंगे, जो इसके जो अधिकतर आपने देखा होगा, इससे जैसे कई बार जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात का मतलब होता है अपने यहाँ पे बोला जाता है जैसे बनबूड़े, हाँ बनबूड़े बोल सकते हैं, बनबूड़े जो होते हैं वो ऐसी कई बार क्या होता है, ऐसी ऐसी घुमावदार, कभी कभी समुद्रों नदियों पर भी ऐसा कभी कभी जो ज्यादा तेजी से होने के कारण उसमें छोटे छोटे मेंढक, आपने देखा होगा बारिश में छोटे छोटे मेंढक भी गिरने लगते हैं, तो वो इसी के कारण जब तेजी से बाष्पीकरण की क्रिया होती है तो उसमें छोटे छोटे मेंढक भी कहाँ पे, बादलों में पहुंच जाते हैं। तो ये तो हो गया अपना जल चक्र का, पानी मतलब बादल तक पहुंचना। बादल से पानी आता है तो आप सब जानते हैं कि बारिश के द्वारा पानी आता है। तो अब कुछ पानी ठंड के जैसे मान के चलिए, जैसे कुछ पानी क्या होता है, जैसे आप देखते हैं अभी सुनने लगते हैं कि भाई बर्फ है, बर्फबारी हो रही है, तो बर्फबारी मतलब बर्फ गिर रही है, बर्फ, तो ऐसा नहीं होता है कि बर्फ अलग से कहीं पे बन रही, नहीं, वो वातावरण या बादलों के द्वारा छोटा छोटा करके उसे जो, जैसे मान के चले अपना बूंदे गिर रही हैं, तो बूंदे क्या हो रही हैं, वो ठंडे की जैसे जहाँ पे जैसे मान के चलिए अपने जम्मू कश्मीर में एरिया जो हो वहाँ पे, और हिमाचल का ये आपका हो गया, एक और आपने भी नाम सुना होगा क्या, रानी खेत होते हैं, और ये एक नैनीताल हो गया, ठीक है, तो इन सब में, ठीक है, शिमला हो गया आपका, इन सब चीजों के लिए फेमस है, ठीक है। तो वहां पे जो बरसात के दिनों में जो, तो जब बारिश होती है तो बारिश ना के बराबर ही वहां पे होती है, जल लगभग जब अच्छी ठंडी होती है जनवरी और दिसंबर के समथिंग, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में वहां पे हमेशा अधिकतर बर्फबारी होती है, वही बर्फ क्या हो जाती है, बर्फ के जैसे अब ऐसी, तो जो बूंदें होती हैं वो पानी बर्फ के रूप में जमने लगता है। तो ऐसे ही हिमालय पे जब वर्षा का पानी गिरता है तो वो बूंदें भी क्या हो जाती हैं, बर्फ में जम जाती हैं। यही जो आप आगे देखेंगे नदियां, आगे पढ़ेंगे इसमें, तो नदियों, अधिकतर नदियां हमारे जो देश की अधिकतर नदियां हैं, और दुनिया की लगभग 9वें या 10वें नंबर की जो सबसे बड़ी नदियां हैं, वो भी हमारे हिमालय पर्वत से ही, बर्फ के पिघलने से ही क्या बनते हैं, जब बड़े बड़े ग्लेशियर टूटते हैं और बर्फ पिघलती है गर्मियों के दिनों में, तो उनमें इन्हीं तभी इन्हें सदाबहार नदियां बोला जाता है। भाई बरसात के दिनों में तो आप देखते हैं कि बरसात के दिनों में तो अधिकतर नदियां बहती रहती हैं, इनमें पानी जाता रहता है, लेकिन बारह मासी का मतलब जिनमें ऐसी नदियां जिनमें पानी क्या होता रहता है, 12 महीने बहता रहता है, ऐसी नदियों को हम 12 मासी बोलते हैं, ठीक है। और
फिर यदि में आगे देखते हैं तो ये नदियां अधिकतर हिमालय या बर्फीले बर्फ के पिघलने या ग्लेशियर के पिघलने से जो नदियां, ये अधिकतर नदियां बहती रहती हैं। इसमें हम नाम भी पढ़ेंगे तो जैसे नाम आगे देखेंगे, आपका बड़ी बड़ी नदियां हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, भारत मतलब दुनिया की 8वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है, और भी आगे पढ़ेंगे जानेंगे। और बहुत सारी नदियां नक्शे में देखेंगे तो आपका रावी, चेनाब, झेलम, ये सब के सब कहाँ से निकले हैं? हिमालय पर्वत से ही निकली हैं। और इनका जो मुख्य स्रोत है वो गर्मियों के दिनों में वो अधिकतर 6 महीने ये बर्फ के पिघलने से ही क्या होती हैं, ये बहती हैं। तो अब आते हैं इस पे, जल चक्र वर्षा के द्वारा पेड़ सॉरी जल पृथ्वी पे आया। पृथ्वी पे ये आपको देखें तो ये आपका समावेश हो गया। समावेश का मतलब बट गया, अलग अलग भागों में बट गया, कुछ नदियों में चला गया, कुछ जमीन के अंदर, मतलब भूमिगत जल भाव। आप देखते हैं कि एक निश्चित एक एक, एक कोई निश्चित स्थान है, उसका एक भूमिगत मतलब एक वाटर लेवल भी होता है, जिसे आप भूमिगत जल बोलते हैं। वाटर लेवल का मतलब एक जल की सीमा की लगभग 10 या 15 या 40 फीट नीचे क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो वह पानी ये नहीं है कि ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा, ये समस्या नहीं है। समस्या ये कि 40 से 45 फीट पे पानी लगभग लगभग औसतन सब जगह पे निकल आता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं। पानी का ज्यादा कम निकलना, ये पानी भूमि के संग्रह, भूमि के जो जल संग्रह होता है, मतलब जल को इकट्ठा करने की क्षमता होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसमें नहीं है। और फिर अधिकतर जो पानी होता है वर्षा का, वो अधिकतर आप देखेंगे कि वो कहाँ पे पहुंच जाता है, नदियों के द्वारा समुद्रों में पहुंच जाता है। और फिर आता है आपका ये तालाब, तालाब वगैरह में आपका पानी स्टोर हो जाता है, तो वो आपका पृष्ठीय जल हो जाता है। जो भूमि के अंदर चला जाता है, जो भूमि सोख लेती है, वो आपका भूमिगत जल हो जाता है। और जो आपके वर्षा के द्वारा, इसके द्वारा सॉरी वाष्प के द्वारा जो पानी को फिर से बादलों में लिए ले चली के ले जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय जल कहते हैं। और समुद्री जल तो आप लोग जानते हैं कि समुद्र में एकत्रित जल को क्या कहते हैं, समुद्री जल कहते हैं। आइए अब थोड़ा आगे देखते हैं। जी आपका हो गया जल चक्र। अगर आप इसे गौर से देखेंगे, जैसे यहाँ पे अभी देखें, देखिए तो इस चित्र में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, जैसे अभी जिसकी हमने चर्चा की है। जैसे आप देखें, सूरज की गर्मी जल चक्र को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। बिल्कुल, हम आप सबसे पहले आप और हम सभी चर्चा कर चुके हैं अभी कि सब भाई आपने देखा होगा ठंडियों जैसे रात में तो कभी बाष्पीकरण क्रिया होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी। लेकिन वो कब होगी, दिन में होगी। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी ही तेजी से होगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि सूरज की गर्मी पानी या जल चक्र को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ये इसके फैक्ट हो जाते हैं। ठोस को अब ये आपका अलग अलग चित्रों के द्वारा समझाया गया है कि ये आपका प्रवाह है, नदियां बह रही हैं, ये बर्फ के द्वारा बर्फ पिघल रही है तो नदियां बह रही हैं, एक दूसरे में जुड़ रही हैं, नदियां बड़ी हो रही हैं, और धीरे धीरे जुड़ जुड़ के कहाँ पे पहुंच जाती हैं, समुद्रों में पहुंच जाती हैं। ये अब आप धुंध व ओस की बूंदें, ठीक है, ये भी बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। ठीक है, ये प्रवाह हो गया धारा का, ये बाष्पोत्सर्जन पेड़ों के द्वारा भी, जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये वाष्पन की क्रिया, जो पानी ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, ये उसके द्वारा जा रहा है। ठीक है, अब ये संघनन जो होता है, संघनन होता है एक घनत्व बोल सकते हैं। ठीक है, ये वातावरण हो गया, वातावरण में भाई अब देखे ठंडियों में क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है वो तो बराबर होती है, लेकिन हमारा जो वातावरण होता है वो कैसा पड़ा रहता है, ठंडा होता है। तो इसलिए इसकी क्रिया धीरे धीरे होती तो है, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे होती है। जैसे आपको मान के चले, कपड़ा ठंडियों में जल्दी सूखता है कि गर्मियों में जल्दी सूखता है? गर्मियों में जल्दी सूखता है। कारण क्योंकि इसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो रही है, अधिक तेजी से हो रही है। ठीक है,
और भी इसको देखें अगर तो और भी इसमें जैसे आपका ये रिसाव हो गया, नदियां जैसे बहती हैं तो थोड़ा बहुत जमीन भी पानी को क्या कर लेती है, सोख लेती है। इसी को क्या कहते हैं, रिसाव के द्वारा भूमिगत जल, भूमिगत मतलब भूमि के अंतर्गत चला जाता है, जल भूमि के अंदर चला जाता है। ये आप देखें तो आपका ये है, जैसे ये कहीं कहीं ये चट्टानों के कारण, जैसे ये आपका ये हो गया नदी ऐसी ऐसी जैसे ऐसे जैसे ऊपर दिखता है ना पानी ढाल, ऐसे तो ऐसे ही क्या होता है, भूमि का जो जल होता है वो भूमिगत जो, वो भी चट्टानों के हिसाब से ठीक वैसे ही रहता है। और पानी जैसे जैसे आप इसमें फिल्टर वाला पानी तो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं। तो फिल्टर वाले पानी में क्या करते हैं, फिल्टर वाले पानी में कुछ नहीं है, जैसे पृथ्वी भूमि जो होती है वो पानी को फिल्टर करती है, वैसे ही क्या करते हैं, ये भी फिल्टर करते हैं। आप अगर जैसे इस चित्र को ध्यान से आप घर पे ही पढ़ें, ठीक है, और इसके बारे में चर्चा करें। आइए हम चर्चा करते हैं कि जल के स्रोत क्या क्या होते हैं। जल के 4 स्रोत होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल क्या होता है, नदियों, झीलों व छोटे जलाशयों का पृष्ठीय जल जल कहलाता है। सॉरी, नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल को क्या कहते हैं, हम पृष्ठीय जल कहते हैं। मतलब भूमि, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऐसा जल जो किसके ऊपर हो, पृथ्वी की सतह के ऊपर हो, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे आपका ये देखें, ये तालाब में कहाँ पे है, तालाबों में ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर ही क्या है, पानी कहाँ पे है, तालाबों में पानी क्या होता है, ऊपर ही होता है। इसे भी हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय जल। ये आपका झील हो गई, क्या हो, ठीक है। तो झील में भी पानी कहाँ पे होता है, पानी कहाँ पे होता है झील में, इसमें भी पानी ऊपर होता है। आपकी नदियों में भी पानी कहाँ पे होता है, नदियों में भी पानी आपका भूमि के ऊपर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे भी पृष्ठीय जल में रखा गया है, ठीक है। अब आपका आ गया झरना, ठीक है, वाटरफॉल, ठीक है। तो आपको ये सब ये मुख्यतः यही स्रोत हैं किसके, पृष्ठीय जल को पाने के लिए इसके यही स्रोत हैं। कौन कौन से, तालाब या तो छोटे या बड़े तालाब हो गए, झील हो गई, नदियां हो गई, ये क्या है आपके पृष्ठीय जल के उदाहरण है। और भारत की कुल पृष्ठीय जल का लगभग कितना, भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60%, कितना, 60%, 60% जल, अगर भारत में 100% पृष्ठीय जल को देखें तो सिर्फ 60% जल का पृष्ठीय जल कहाँ पे है, नदियों के द्वारा ही बहता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसके अगर उदाहरण के लिए जाने तो भारत की प्रमुख 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से लगभग भारत का 60% पृष्ठीय जल का इन तीनों नदियों से बहता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा का दुनिया में 8वां एवं 10वां स्थान है। मतलब ब्रह्मपुत्र का 8वां स्थान दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में और गंगा का 10वां स्थान दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में है। आइए दूसरे में चर्चा करते हैं, भौम जल, इसे हम भूमिगत जल भी बोल सकते हैं। तो भूमिगत जल अगर आप देखें तो जो पृथ्वी के द्वारा, ये जैसे मान के चलिए नदियां जा रही हैं, नदियों से पानी को पृथ्वी ने क्या कर लिया, सोख लिया, क्या कर लिया, पृथ्वी को पानी ने सोख लिया। तो ये जो पानी हो गया, ये क्या हो गया, भूमिगत जल, क्या हो गया, भूमिगत जल। भूमि के अंदर जो जल पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है, ऐसा जल जो पृथ्वी के द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक है, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। जिससे आप इसके पहले इसके पहले ये वाला चित्र आपको ये दिख रहा है, भूमिगत भूजल भंडारण, भूमिगत जल, भूमि, ठीक है। तो यही तो भूमिगत जल है, ठीक है। इसमें भी आप देखें तो भूमि जल संग्रहण, भूमि ऐसी जो पानी भूमि सोख लेती है और इकट्ठा अंदर रख लेती है अपने अंदर, उसे हम क्या कहते हैं,
भूमिगत जल कहते हैं। आप इस वाले चित्र में देखें तो इस वाले चित्र में नदियों द्वारा जो लाया जाता है जल को, वो जब नदियां ऊपर से बहती हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी भी क्या कहती रहती है, सोखती रहती है, जिसे हम ग्राउंड वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वर्षा का बारिश हुई, बारिश होने से क्या हुआ, पृथ्वी ने अपने अंदर सोख लिया। कई प्रकार से सोख लेती है, जैसे कि आपका पेड़ों के द्वारा हो, पेड़ों की जड़ों के द्वारा, ये आपका चीरा चीरे ऐसे ऐसे ही सोख लेती है, आप कई सोखता बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार से बनाए जाते हैं। इसको प्राप्त करने के इसके प्रमुख दो स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं? आपका एक तो हो जाता है आपका कुआं, एक हो जाता है आपका नलकूप, हैंडपंप। ठीक है, जेट जिसे बोलते हैं, ट्यूबवेल भी बोल सकते हैं। आपको इस भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए इसके मुख्यतः दो ही स्रोत हैं, एक तो हो गया आपका कौन, कुआं, और एक हो गया आपका नलकूप। ठीक है, या हैंडपंप, ठीक है, या ट्यूबवेलों द्वारा भूमि पे लाया जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो आपका जो भूमिगत जल हो गया और पृष्ठीय जल हो गया, हमारे लिए 90%, 90% सिर्फ एक ही, दोनों ही जल उपयोगी है। जो तीसरा जल वायुमंडलीय जल होता है, उसका उपयोग हम ना के इसका उपयोग हम कभी करते ही नहीं है, ना हम इसका उपयोग कर सकते हैं। भैया आपसे बोले कि भूमिगत जल, अब भाई मान के चलिए वायुमंडलीय जल हो गया, अब वायुमंडलीय जल का हम उपयोग 0% यूज कितना करते हैं, कितना यूज करते हैं, 0% यूज करते हैं। कितना, 0% हम इसका यूज करते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं, ये आपका जो भाप हो गया है। अब बताइए, भाप को कोई पकड़ के बताए? ठीक है, तो जब भाप को हम पकड़ ही नहीं सकते हैं तो उसका यूज कैसे हो, उसका उपयोग कैसे करेंगे? तो इसलिए इसका यूज जो होता है वो कितना होता है, 0%। कितना होता है, यूज होता है इसका 0%। इसका हम कभी एक भी यूज नहीं करते हैं। आप देखते हैं भाप ऐसे दिखने लगती है। ठीक है, आप जैसे कोई गर्म चीज है तो उसके ऊपर हाथ रखें, सॉरी हाथ नहीं रखना है, भाप के ऊपर हाथ को लगाना है, तो आपके हाथों में ऐसे ही बूंदें पड़ जाएंगी। ये होता है आपका भाप या वायुमंडलीय जल। और महासागरीय जल तो आप लोग जानते ही हैं कि महासागरीय जल, महासागरीय जल क्या होता है। अब महासागर आप देखें, इस वाले चित्र में देखें आप, तो पूरा का पूरा क्या है, क्या है, पूरा का पूरा महासागरीय जल ही तो है। दिख रहा है, ये देखें आप, ये आपका पूरा पृथ्वी का नक्शा है। अब आप लोग, हम और आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 75%, कितना परसेंट, 75% भाग पे क्या है, जल है। तो से अब समुद्र हो गया, अब तो ये सब के सब समुद्र ही है। आपका ये आपका ओशियन, सॉरी ये हिंद महासागर हो गया आपका, ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया, ये आपका साउथ, सॉरी दक्षिणी पैसिफिक समुद्र हो गया, जी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया, समुद्र हो गया, जी नॉर्थ। इसको मतलब दो भागों में ऐसे, जैसे मान के चलिए कोई भी समुद्र है, जैसे आप देखेंगे, बोले ऐसे क्यों दिख रहा है, बोले पीछे भी तो ऐसे ही, बोले नहीं पीछे कुछ भी नहीं है, इसी पृथ्वी ऐसी गोल है, उसको ऐसे हमने क्या कर दिया है, खोल दिया है, तो आपको ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो ये सब के सब आपके जो समुद्र होते हैं वो महासागरीय समुद्र जो होते हैं, उनका उपयोग हम कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। इसका उपयोग सिर्फ हम या तो मछली पालन के लिए कर सकते हैं, या फिर जलमार्ग, जैसे बड़ी, जैसे मान के चले अफ्रीका से, अफ्रीका कोई भी अफ्रीका महाद्वीप से किसी अपने भारत देश को आना है, तो अब रोड से जाएंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम अफ्रीका से जलमार्ग द्वारा भारत ऐसे आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए अमेरिका से आना है, तो अब अमेरिका से आप बोलेंगे भाई यहाँ से तो सर अफ्रीका से यहाँ से जाएंगे, ऐसे ऐसे करके इंडिया आ जाएंगे। चलिए ठीक है, अमेरिका से आए तो अमेरिका से कहाँ पे रोड बनाएंगे, नहीं बनेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, समुद्र का रास्ता ही इसके लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। इसलिए हम इसका सिर्फ समुद्र के
ये समुद्रों का या तो हम मछली पालन के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मछली पालने के लिए नहीं, मछली उद्योग के लिए। समुद्र में मछली, मान के चलिए आपने यहाँ पे समुद्री मछली पाल ली, ठीक है, तो वहाँ पे दीवार थोड़ी है, वो तो कहीं पे भी चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मत्स्य उद्योग, मतलब जो मछली उद्योग है वो बस चलता है। और इसमें दूसरा आपका आता है कौन, जो दूसरा आपका आता है वो आता है आपका सॉरी जल परिवहन। फिर आता है आपका, अब हाँ ये अब नदियों की चर्चा करेंगे। नदियों में देखें आप, आपका पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है, ये ये लगभग पर्वत ही पर्वत हैं। ठीक है, ये अपना जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र भी हो गया, ये पूरा का पूरा हिमालय है। आपने सुना होगा भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, हिमालय पर्वत खड़ा है। तो आप देखें हिमालय से कितनी नदियां निकली। जैसे आपने विवाद भी सुनते हैं, तो विवाद में क्या होता है, विवाद में वो बताते हैं कि भैया पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। तो कैसे नहीं, कहाँ से नहीं देंगे, वो यहाँ से नहीं देंगे। जैसे देखिए आपकी जो जो आपको इंडस लिखी दिख रही है, या इसे बोलते हैं आपका सिंध। क्या बोलते हैं, ये आपकी सिंध नदी है। ये भी कहाँ से निकली है, आपकी आपकी हिमालय पर्वत से ही निकली है। ये आपकी झेलम है, ये भी आपकी समुद्र से, सॉरी इससे ही निकली हुई है, हिमालय से। और आपकी रावी भी हिमालय से निकली है। ठीक है, और सतलज भी आपकी हिमालय से निकली है। ये निकली सबकी सब भारत से है, लेकिन सबकी सब इस्तेमाल कौन करता है, ये आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी देखें तो ये भी हिमालय से ही निकली है, यहाँ से छोटी छोटी। अब भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ इतनी है। जैसे आप यहाँ से देखें, ये आपका ये भूटान है। ठीक है, ये आपका ये सॉरी ये आपका भूटान है यहाँ से इतना। ठीक है, ये आपका नेपाल है, ये आपका नेपाल है। ये अपना क्या बोलते हैं उसे, सिक्किम है, ये अपना सिक्किम हो गया। ये थोड़ा सा छोटा सा भूटान हो गया। और अधिकतर जो इसका पानी का उपयोग करता है, वो करता है सबसे ज्यादा पानी का उपयोग या तो चीन करता है, या दूसरे नंबर पे करता है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ से आप देखें तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र। सिर्फ इतनी इस्तेमाल करते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। जैसे अभी रेड से अपन देखें, जैसे रेड से देखें तो ठीक है, रेड से अभी देखें, रेड रेड कलर कर लें। ये जो रेड कलर से कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इतना इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का पानी हम। ठीक है, और बाकी जो पानी है वो बांग्लादेश से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, गिर जाता है। आपका फिर जो गंगा है, ये भी हिमालय से ही निकली है। अब इसमें कई सारी नदियां मिल जाती हैं। ये आपका यमुना है, ये भी हिमालय से ही निकली है। ये बांग्लादेश में जाके कई भागों में टूट जाती है गंगा। ठीक है, ये महानदी है। ठीक है, ये हमारे देश की प्रमुख नदियां हैं, दिख रही जो आपको। ये सब की सब या तो अरब सागर में गिरेंगी या बंगाल की खाड़ी में जाती गिरती हैं। अब हम चर्चा करते हैं जल संरक्षण आवश्यक क्यों है, महत्वपूर्ण है। और इसके आज यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं, और कल हम और आप जल संरक्षण और क्यों आवश्यक है, और जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।